वेलकम टू योर ओन चैनल अरो ट्विस्टी। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से आपसे मुखातिब हूँ एक डिबेट को लेकर। मॉडर्न इंडिया में एक ब्रिटिश राज में एक डिबेट है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो 1850 के बाद का पीरियड है, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, वो भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था। भारत के जो उद्योग धंधे थे, जो हैंडीक्राफ्ट थे, उनका विनाश हो रहा था और भारत एक एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में, एग्रीकल्चरल कंट्री के रूप में डेवलप हो रहा था। यहाँ के जितने भी उद्योग धंधे थे उसका विनाश हो रहा था। लेकिन कुछ इतिहासकार, कुछ विदेशी इतिहासकार और कुछ भारतीय इतिहासकार भी इस चीज़ को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि नहीं, ये थियरी गलत है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। केएस सेल्वंकर और आरपी दत्ता, इनका मानना है कि 1875 के बाद का जो काल है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काल है। एक विदेशी राइटर हैं कोलिन क्लार्क, वो भी इस मत को स्वीकार करते हैं। उनका भी मानना है कि जो उत्तरार्ध है 19वीं सेंचुरी का, वो भारत के लिए, भारत के उद्योग धंधों के लिए अच्छा काल नहीं था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। लेकिन उसी पीरियड के कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जैसे कि एलसीए नोएल्स, वीरा एंस्टे, वो राष्ट्रवादी इतिहासकारों का जो मत था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसको डिनाई करते हैं। 1850 के दशक में कुछ इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन हैं, एलिस थॉर्नर और डेनियल। इनका विचार है कि जो एक राष्ट्रवादी इतिहासकारों का आरोप है, खास करके जनगणना के आधार पर, 1881 से 1931 तक का जो जनगणना रिपोर्ट बताता है, जिससे ये पता चलता है कि सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वालों की संख्या 3% घट गई थी। पहले जो 18% थी सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या, वो घटकर 15% आ गई थी। ये दोनों इतिहासकार कहते हैं कि ये जो 3% की कमी बताई गई है, ये विश्लेषण जो है वो त्रुटिपूर्ण है। जनगणना का सही ढंग से विश्लेषण नहीं किया गया। अगर इसका सही ढंग से विश्लेषण किया जाए, पुरुष लेबर और महिला लेबर का अलग अलग विश्लेषण किया जाए, जो ब्रिटिश एरिया है और जो अलग अलग रियासतें हैं उनका अलग अलग से विश्लेषण किया जाए, तो ये पाया जाएगा कि ये 3% नहीं 1% घटता है। तो 1% जो घटता है, इसको ये बहुत तवज्जो नहीं देते और इस आधार पर कहते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। जो एक सबसे बहुत बड़ा डिबेट खड़ा होता है वो मॉरिस डिमॉरिस के द्वारा किया जाता है। मॉरिस डिमॉरिस तो मानते ही नहीं है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। उनका कहना है कि जो ये एक आरोप है कि भारत में इंग्लैंड से या बाहर से बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आने लगे और बाहर से ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहे थे, ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारत के उद्योग धंधों का विनाश हो गया था, चौपट हो गया था, इसलिए बाहर से आ रहे थे। इस आरोप को मॉरिस डिमॉरिस खारिज करते हैं। उनका कहना है कि बाहर से आने की वजह कुछ और थी। क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी, यहाँ के लोगों की आय बढ़ रही थी, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही थी, तो डिमांड बढ़ रही थी और वो डिमांड इंडियन इंडस्ट्रीज फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से बाहर से आ रहा था, न कि भारत के उद्योग धंधों का विनाश हुआ था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। मॉरिस डिमॉरिस के इस विश्लेषण का मुंहतोड़ जवाब विपिन चंद्रा, तपन राय चौधरी और तोरू मत्सुई देते हैं। इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू
1968 में बिपिन चंद्रा जवाब देते हुए कहते हैं कि मॉरिस डिमॉरिस जो भारत में कुछ रिपोर्ट्स हैं, जो सरकारी रिपोर्ट है, अकाल आयोग फेमाइन कमीशन का रिपोर्ट है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसमें भारत के उद्योग धंधों के विनाश की कहानी है। उस रिपोर्ट में ये दर्ज है। इसको नज़रअंदाज करके वो मॉरिस डिमॉरिस आगे बढ़ जाते हैं। बिपिन चंद्रा का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, लेकिन इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी या आय बढ़ी, बल्कि आय स्टैग्नेंट थी। तो ये कहना कि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी, आय बढ़ी, इसलिए विदेशी सामानों का आयात यहाँ बढ़ने लगा या मार्केट बड़ा हो गया, ये जो मॉरिस डिमॉरिस का आरोप है ये पूरी तरह से गलत है। मॉरिस डिमॉरिस फिर से एक बात लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि भारत में विदेशों से जो सूत का आयात होने लगा, उससे भारत के जो कपड़ा निर्माण से जुड़े हुए लोग थे, जो आर्टिजन्स थे, उनको फायदा हुआ, क्योंकि बाहर से जो सूत आता था वो सस्ता पड़ता था और उससे यहाँ के कपड़ा उद्योग को फायदा हुआ। लेकिन इसका भी जवाब बिपिन चंद्रा देते हैं, खास करके 1849 से लेकर 1889 के बीच का जो एक आंकड़ा है, उस आंकड़े को वो सामने रखते हैं और कहते हैं कि इस 40 साल के अंतराल को अगर हम देखें तो इस अंतराल में जो कपड़ों का आयात हुआ था भारत में, वो 12 गुना बढ़ गया था, जबकि सूत का आयात सिर्फ 4 गुना बढ़ा था। दूसरी तरफ कपड़ों का मूल्य ज़्यादा गिरा था, जबकि सूत का मूल्य उतना नहीं गिरा था, धागों का मूल्य उतना नहीं गिरा था। तो ये कहना कि सूत के आयात की वजह से यहाँ के कपड़ा उद्योग को फायदा हुआ, वो बिल्कुल सही नहीं लगता। दूसरी बात कि सूत के आयात होने से जो सूत निर्माण से जुड़े हुए यहाँ लोग थे, जो मजदूर थे, जो महिलाएं थी, वो बेकार हो गई। उनका जो अपना एक उद्योग था वो उसका विनाश हो गया। तो मॉरिस डिमॉरिस का ये कहना कि भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, यह पूरी तरह से गलत है, जैसा कि बिपिन चंद्रा, तपन राय चौधरी और तोरू मात्सुई का कहना है। डी.आर. गडगिल, उनका कहना है कि जो भारत का हस्तशिल्प उद्योग था या ग्रामीण जो बुनकर थे, वो यूरोपीय प्रतियोगिता से छूते रहे। एक दूसरे इतिहासकार हैं एम.एन. जोशी, उन्होंने एक किताब लिखी, अर्बन हैंडीक्राफ्ट ऑफ बॉम्बे एंड डेक्कन। उसमें कहते हैं कि भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग था उसमें कुछ का विनाश होता है, कुछ ह्रासमान होता है और कुछ का रूपांतरण हो जाता है। तो अलग अलग विचारक अलग अलग मत व्यक्त करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं आमिया बागची, वो बिहार के बारे में अपना रिपोर्ट देते हैं और खास करके जो बुकानन हैमिल्टन का सर्वे था 1809 से लेकर 13 तक का, और 1901 की जो जनगणना थी, उसके आधार पर रिपोर्ट देकर कहते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या 18.6 से घटकर 8.5 रह जाती है। और यह चीज ये दर्शाती है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका डिक्लाइन हो रहा था, उसका विनाश हो रहा था। हालांकि जो आमिया बागची हैं, उनके जो ये आर्गुमेंट है, इसके दूसरे स्कॉलर हैं विज्ञानी इसको खारिज कर देते हैं। उनका कहना है कि जो ये रिपोर्ट है बुकानन हैमिल्टन का, या उस समय जो भी रिपोर्ट बनते थे, उसमें जो सूचनाएं मिलती थी वो ऑथेंटिक नहीं होती थी। वो लोगों के कहने पर
लोगों से बात करके वो रिपोर्ट बनाई जाती थी, और जो लोग हैं वो सही इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। उन्हें यह लगता था कि सही रिपोर्ट देने पर, सही जानकारी मिलने पर सरकार की तरफ से कई परेशानी होगी, टैक्स वगैरह कहीं बढ़ा दिया जाएगा। तो ये रिपोर्ट जो है ये गलत सूचनाओं पर आधारित है। इसलिए विज्ञानी आमिया बागची के इस रिपोर्ट को सही नहीं मानते, और इस आधार पर वो कहते हैं कि जो एक आरोप है कि सेकेंडरी सेक्टर का डिक्लाइन हो गया या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सही नहीं है। उनका कहना है कि अभी भी पटना, गया, शाहाबाद में मोतिया और गाजी कपड़े बनते थे और उनका व्यापार होता था। मालदेही एक कपड़ा था जो सूती धागा और सिल्क धागे को मिलाकर बनता था। इसका बृहद पैमाने पर बिहार से दूसरे जगहों पे व्यापार होता था। तो ये कहना कि बिहार में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सही नहीं प्रतीत होता है। अब हाल के दिनों में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की चर्चा है उस पर क्षेत्रीय आधार पर रिसर्च होने लगे हैं और उसी के आधार पर इस पर चर्चा होने लगी है। फॉर एग्जाम्पल, विद्वानों के द्वारा ये कहा गया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव जितना बंगाल में रहा उतना मद्रास में नहीं रहा, क्योंकि आवागमन की असुविधा के कारण मद्रास में मशीन निर्मित सामान ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच पाए। एक स्कॉलर हैं कॉनराड स्पेकर। कॉनराड स्पेकर का कहना है कि जो ये घरेलू उद्योग धंधे थे वो कृषि पर आश्रित थे। अगर कृषि उत्पादन अच्छा होता था तो हथकरघों की संख्या भी बढ़ जाती थी, घरेलू उद्योग धंधों की संख्या भी बढ़ जाती थी। इसको ब्रिटिश राज से कोई लेना देना नहीं था। तो इनका भाग्य जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ था। स्पेकर महोदय कहते हैं कि 1820 से 1870 के बीच में ये देखा गया कि हस्तकरघों की संख्या बढ़ी है और विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद भी वस्त्रों का निर्माण ज्यादा हुआ है। कुछ जगह का भी वो चर्चा करते हैं, कार्नेडू, गुलेडगुड़, इन जगहों पे उनका कहना है कि वस्त्र निर्माण उद्योग विकसित होते हुए नजर आता है। मद्रास के विषय में अगर बात करें तो ऐसा कहा गया कि सस्ते जापानी मर्सराइज सूत के आयात ने भारत के मिल से बने सूत की जगह तो ले ही ली, भारत का जो हस्तकरघा उद्योग है वो भारत के ही दूसरे मिलों से प्रतियोगिता करने के काबिल बनाया। दूसरी बात ये देखी गई कि वहाँ के बुनकरों ने लुंगियों, केलियों और रुमाल की तरफ अपना रुझान बढ़ाया और इनका निर्माण करना शुरू किया। जो लुंगी थे, केलियाँ थी, वो पूर्वी पश्चिमी और अफ्रीका, पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका में उसका निर्यात होता था, और जो रुमाल था उसका एशिया के कई जगहों पे, श्रीलंका में, अफ्रीका में उसकी डिमांड थी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट हो गए, बल्कि उनका रूप परिवर्तित हुआ। अगर सेंट्रल प्रोविंस की हम बात करें 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, तो ऐसा देखा गया कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 40% बाजार पर घरेलू उद्योग धंधों का या हस्तकरघा उद्योग का प्रभाव था, वर्चस्व था। हर्नेटी एक स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि 19वीं सदी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ वो आंशिक हुआ। उनका कहना है कि उत्पादन तो बढ़ा पर लोगों का जो परचेजिंग पावर था वो नहीं बढ़ा। तो वो एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। उनका मानना है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन
हुआ तो जरूर था, लेकिन पूरी तरह से भारतीय उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, इस बात से वो सहमत नहीं है। तीर्थंकर राय, डगलस हेन्स, यानागासावा ये एक पॉजिटिव दृष्टिकोण लेकर आते हैं और उनका कहना है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। तीर्थंकर राय तो यहां तक कहते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्योरी इज रबिश थ्योरी। खास करके दक्षिण पश्चिम भारत के बारे में तीर्थंकर राय की एक राय है कि यहाँ नागपुर, सोलापुर, सलेम जैसे बड़े बड़े शहर विकसित हुए जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। उनका कहना है कि 1920 से 30 के दशक में हथकरघा उद्योग को ज्यादा वरीयता दी जा रही थी। 20वीं शताब्दी का जो पहला 25 वर्ष है उसमें भारत और चीन में वो बताते हैं कि 30% उत्पादन बढ़ा था हथकरघा उद्योग का। तो ये इस बात को तीर्थंकर राय इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। डगलस हेन्स और तीर्थंकर राय का मानना है कि रूपांतरण हुए जो भारतीय उद्योग धंधे थे उसमें, जैसे स्थानीय बाजार से दूर के बाजार के लिए उत्पादन होने लगा, व्यापार का तरीका बदल गया, विदेशी चीज़ों को कुछ आयात करके जैसे सूत वगैरह, फिर तकनीकी में बदलाव करके उत्पादन का तरीका बदला, उसमें रूपांतरण हुआ, उसका विनाश नहीं हुआ। तीर्थंकर राय का कहना है कि जो कॉलोनियल रूल था दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया was in the phase of growth due to colonial rule, and the deindustrialization theory is rubbish. He got some ideas from the Malcolm Darling's book Punjab Peasantry in Prosperity and Debt, and he said that indebtedness of the peasants is a sign of prosperity. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल और 18th सेंचुरी जो वर्ल्ड जीडीपी था उसका हाफ इंडिया और चाइना प्रोड्यूस करता था। इंडिया 24.4% और चाइना 22.3%। एंड after the end of, or at the time of end of the colonial rule, India produced less than 5% of the GDP of the world. कितना बड़ा अंतर आता है, इस अंतर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी रोल जरूर रहा होगा। हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। दूसरी बात कि अंग्रेज, जैसा कि मॉरिस डिमॉरिस कहते हैं कि अंग्रेज जो है वो भारत में रात के पहरुए नहीं थे, नाइट वॉचमैन नहीं थे। मतलब उनका अपना कुछ बेनिफिट होगा यहाँ और वो अपने बेनिफिट को छोड़ नहीं सकते थे। और जो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो भारत में तभी बिक सकते थे जब यहाँ की इंडस्ट्रीज को खत्म किया जाए। तो निश्चित है कि इसको खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए होंगे। हालांकि इस पर बहुत सारी बातें हैं कि किस तरह से उन्होंने इंडियन गुड्स पर टैक्स बढ़ा दिया। जो ब्रिटेन से यहाँ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते थे उस पर 15% टैक्स, 5% टैक्स लगता था, और भारत में जो सामान बनते थे उस पर 15% टैक्स बढ़ा दिया। तो निश्चित है कि भारतीय जो सामान है उसका मूल्य बढ़ जाता था, तो बाज़ार में
और उनकी डिमांड कम हो जाती थी और जो ब्रिटेन से सामान आता था उसका डिमांड बढ़। इस तरह से बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे लॉज के द्वारा, बहुत सारे टैक्सेस के द्वारा इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का प्रयास किया गया। इसमें बहुत सारे एविडेंस हैं। तो जो ये डिबेट है, और मॉरिस डिमॉरिस ने जो बातें कही या तीर्थंकर राय भी जो बात करते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थियरी इज रबिश, या मॉरिस डिमॉरिस ने जो बात कही कि नहीं पॉपुलेशन बढ़ गया था, परचेजिंग पावर बढ़ गया था, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, बस इसी वजह से जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया था ब्रिटिश गुड्स का, ये सही प्रतीत नहीं होता है। भारत में जो उद्योग धंधे थे, बहुत सारे उद्योग धंधों का विनाश हुआ था। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इसी तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे डिबेट्स लेकर मैं आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।